हेलो हाय, कैसे हो आप लोग बच्चे। बच्चों हम लोग टॉपिक कर रहे थे वेपर प्रेशर का ना। हाँ, हम लोग वेपर प्रेशर के टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरह से स्टडी करने वाले हैं। और आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम नहीं खराब करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ना, हर इसके बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे, उनका ना नोट करेंगे और वन बाय वन उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखना। फर्स्ट पॉइंट, दिस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व only this property is observed only in very dilute solution. This property is observed only in very dilute solution. ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका ये एप्लीकेबल है किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। पता है आपको डाइल्यूट का मतलब क्या है? जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप लोग लिखो सेकेंड पॉइंट, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है लिखो। देखना, दिस प्रॉपर्टी depends only on this property depends only on number of solute particles number of solute particles property depends on number of solute particles irrespective of their chemical nature। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है। कभी भी आपको पूछेगा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट मींस द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर। उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है। ओके, नेचर से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। दैट इज, नंबर बोले तो मोल पे डिपेंड करता है। नंबर तो क्या बोले, मोल पे डिपेंड करता है। इट मींस जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना मोल है, ये जो है बस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इट मींस डिपेंड कहा गया सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर, उसकी नेचर से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। द सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। मतलब हम जो सॉल्यूट यहाँ पे यूज करेंगे दे आर नॉन वोलाटाइल, जिसका कि वेपर फॉर्म नहीं होता है। अगर आपको इतना दिमाग लगाना, जहां भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दे आर नॉन वोलाटाइल। इट मींस सॉल्यूट का वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। तो हम लोग ये मान के हमेशा चलेंगे कि जो सॉल्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं दे आर नॉन वोलाटाइल। समझो, तो हम यहां से बोल सकते हैं ना कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सीपी स्टैंड्स फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपली जहां भी कहीं हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस को डील करना है, हम डील कहां पे करेंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में। समझो, देखो कहने का क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है शुगर प्लस वाटर का। किसका सॉल्यूशन है? शुगर प्लस वाटर का। मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है ना, दूसरा सॉल्यूशन है यूरिया प्लस, मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है वो है यूरिया और किसका? यूरिया और वाटर का सॉल्यूशन। बोला कि ये भी 1 मोलर है और ये भी क्या है? 1 मोलर है। दोनों क्या है? 1 मोलर। इट मींस 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन एंड 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन में हमको बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा इन दोनों में। अब देखो 1 मोलर का क्या मतलब हुआ? 1 मोल ऑफ शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पता ना 1 मोलर का क्या मतलब है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट या 1 मोल शुगर इन, इसका मतलब क्या है? 1 मोल
1 मोल सुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आप देखो ना कि दोनों में दोनों है, दोनों 1 मोल है, दोनों क्या है 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी क्या है 1 मोल है, ये दोनों 1 मोल है कहां पे, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इट मींस दोनों का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करता है। यहां भी शुगर का 1 मोल है, इट मींस शुगर के पार्टिकल्स, और यहां भी जो यूरिया के पार्टिकल्स हैं वो सेम है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर केमिकल नेचर। शुगर का केमिकल नेचर डिफरेंट होता है और जो यूरिया है उसका केमिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है। शुगर और यूरिया का दोनों का केमिकल नेचर डिफरेंट है, बट दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों क्या होगा, दोनों में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आप इसको लिखो, इसका लिखना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम इसे लिखेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, करिए नोट। दोनों का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अब देखो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो हम क्या किए, अब यहां पे लेके आ गए, अब देखो हम यहां पे अब लेके आ गए, सपोज मेरे पास अभी क्या बोले, मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है शुगर का, 1 मोलर किसका, शुगर का, और मेरे पास अब आ गया NaCl का सॉल्यूशन, किसका आ गया, NaCl का, ये भी कितना है 1 मोलर, ये भी कितना है 1 मोलर। अब आप देखो कि एक सॉल्यूशन है किसका, शुगर का, और एक किसका है, यूरिया का, एक किसका है, यूरिया का। तो आप देख पा रहे हो कि यहां अभी भी क्या बोलेंगे, 1 मोल शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल शुगर इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बट यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे आप ये बोलोगे कि जो NaCl है बच्चे, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बट NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जो NaCl है इलेक्ट्रोलाइट है, ये तुरंत से ब्रेक कर जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपको पता होगा बच्चे कि NaCl जब ब्रेक किया किसमें, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यदि इसका 1 मोल है, यदि इसका 1 मोल है, इसका भी क्या होगा 1 मोल, और इसका भी क्या होगा 1 मोल, इसका भी क्या होगा 1 मोल। इट मींस NaCl जो ही वाटर में आया, अब वो NaCl के फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में आ गया, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में आ गया। इट मींस यहां जो पार्टिकल्स है, 1 मोल Na पॉजिटिव का है और 1 मोल किसका है, Cl नेगेटिव का, 1 मोल किसका है, Cl नेगेटिव का। इट मींस यहां पे जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बिकॉज ऑफ 2 मोल, वो किसका होगा, बिकॉज ऑफ 2 मोल, बिकॉज ऑफ 2 मोल, 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। बट इस केस में अब भी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो बिकॉज ऑफ 1 मोल होगा। शुगर वाले में अब भी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे वो अभी भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ 1 मोल होगा। बट इन NaCl हम जो अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे होंगे दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल, दे आर बिकॉज ऑफ 2 मोल। इट मींस इन दोनों में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इन दोनों में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब सॉल्यूट पार्टिकल्स डिफरेंट हैं, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट हैं, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इट मींस हम ये लिख सकते हैं ना कि ये लिख सकते हो क्या, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ शुगर, क्या बोलोगे, देखो शुगर में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था वो बिकॉज ऑफ 1 मोल था, वो क्या था, बिकॉज ऑफ 1 मोल था। बट NaCl में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी था वो बिकॉज ऑफ 2 मोल था। तो हम लिख सकते हैं Cp ऑफ शुगर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Cp ऑफ NaCl। देखो तो NaCl में 2 मोल का था, शुगर में 1 मोल का था। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसको करना है
दोनों को बराबर कब होगा? जब दोनों को बराबर करना है, इट मींस हाफ ऑफ NaCl, दैट इज कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी जो NaCl का है उसका हाफ किसके बराबर होगा? शुगर के बराबर होगा। इट मींस आप यहां से ये दो है ना एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि जो कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यदि मेरे पास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है दोनों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो कोऑलिगेटिव जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो भी क्या होगा? सेम होगा। बट यदि मेरे पास जो सॉल्यूट है वो डिफरेंट नेचर का है तो हम जो कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। और यहां से आप ये भी चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, शुगर अपने आयंस में ब्रेक नहीं करता है बट NaCl अपने आयंस में ब्रेक करता है। इन सब चीजों को भी हम वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट जो हम कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे दे आर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। देन हम करेंगे किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। यदि आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कंप्लीट आइडिया है देन आप इलेक्ट्रोलाइट वाले को इजीली कैरी ऑन कर सकते हो। वहां पे बस एक फैक्टर का चेंज आता है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स वहां पे एप्लीकेबल है। इट मींस कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो लॉजिक्स है मैक्सिमम एक्सटेंट में आपको लॉजिक वहां पे वही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम सम पॉइंट वहां पे वन ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको है ना केमिकल इक्विलिब्रियम +1 में आप लोग किए होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया वहां पे होता है। ठीक है, लिखना इसको नोट कर लियो। दो टॉपिक, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी। There are 4 types of colligative property. There are 4 types of colligative property. First is relative lowering in vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. And last one is osmotic pressure. Osmotic pressure. ये 4 कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वन बाय वन हम करेंगे, आप लोग जल्दी से नोट करो। ये 4 कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है। ओके, रिलेटिव लोडिंग, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure अब देखो आप फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आपको पता होगा P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू X ऑफ सॉल्यूट। हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो ए कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग वेपर प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में किए थे, जहां पे हम लोग ये किए थे कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है। वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हम इस वाले पार्ट को वहां पे कवर कर चुके हैं, इस वाले पार्ट को वहां पे कवर कर चुके हैं। तो आपको यहां तक किसी पॉइंट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो हम है ना, कभी कभी बोर्ड में आता है क्वेश्चन की प्रूव करो कि जो है ना रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है वो एक कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कभी कभी आपको आएगा ये प्रूव करने के लिए कि कोई है ना कोई पॉइंट आपको दे देगा, सॉरी इन चारों में से किसी एक के बारे में दिया रहेगा, प्रूव करने बोलेगा कि एक कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या प्रूव करने बोलेगा? कि ये कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करो। ओके, सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट करना, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना। देखो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोऑलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इन सब चीजों को भी हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना, इसका क्या मतलब है? फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज करना। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो हम वन बाय वन देंगे। हम फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं, बस हल्का सा ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। फर्स्ट देना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग किए हुए हैं। तो आई होप यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप लोग फिर से उस वाले पार्ट को करना ताकि आपके न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन इजीली निकलने स्टार्ट हो जाए। ओके, तो जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है, लिखना
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन, या व्हाई इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखो हम क्या बोलते हैं, P नोट माइनस P ओवर P नोट, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ सॉल्यूट। इस पर डिपेंड करता है x ऑफ सॉल्यूट। x क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है x, मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मोल। इट मींस यदि हम सॉल्यूट के मोल को चेंज करेंगे, यदि सॉल्यूट का मोल इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, यदि सॉल्यूट का मोल क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इट मींस हम ये लिख सकते हैं ना बच्चे, P नोट माइनस P बाय P नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे या मोल पे डिपेंड करते, क्या फर्क पड़ने वाला है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे या मोल पे डिपेंड करे, क्या फर्क पड़ने वाला है। इट मींस इफ दिस property depends on number of solute, it means it depends on number of particles, it depends on number of particles, hence it is a qualitative property। ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है, क्वेश्चन 1 मार्क्स में होता है कि why it is a qualitative property, why it is a qualitative। तो सिंपली हमको ये प्रूव करना है कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यदि हम ये प्रूव कर पा रहे हैं तो हम ये भी प्रूव कर देंगे कि वो क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। आप लोग लिखो जल्दी से, लिखना, क्या लिखोगे, लिखो ना कि इसको भी लिखो, यहां तक लिखो, लिखना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हम एक बार लिखा रहे हैं, आगे हम लिखाएंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी because it depends on mole of solute particles, because it depends on mole of solute particles, because it depends on mole of solute particles, that is on number of particles, that is on number of particles, hence it is a qualitative property। so करना, so it is a qualitative property, so it is a qualitative property। बस हमको ये प्रूव करना है कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नथिंग मोर देन दिस। ओके, बस सिंपली नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, तो वो क्या होगा, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा। अब यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है बट नॉट लोअरिंग। ठीक है, हम क्या बोले, जो रिलेटिव लोअरिंग है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इट मींस जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। उसको लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। आप इन चीजों को केयर करना कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग, कभी कभी ट्रू फॉल्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नहीं, क्योंकि इसके हम क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के है ना डेफिनेशन को ऑलरेडी कर चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसी वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझो इस चीज को, देखो सपोज क्या बोले, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, वाटर का एग्जांपल लिए, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट हम क्या बोले, प्योर सॉल्वेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, क्या बोले, प्योर सॉल्वेंट दैट इज टीबी ऑफ सॉल्वेंट, टीबी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो
प्योर सॉल्वेंट है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, यदि प्योर सॉल्वेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे है, इट मींस यहां जो वेपर प्रेशर होगा दे आर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, दे आर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज हम ये बोल रहे हैं टीबी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट, टीबी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को बॉइलिंग पॉइंट को कब डिफाइन करते हैं, जब यहां पे जो वेपर प्रेशर बना वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज 760 mm ऑफ Hg, बोल सकते हो, देखा तो 760 mm ऑफ Hg दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये इनिशियल कंडीशन था जब कोई प्योर सॉल्वेंट बॉइल कर रहा था, जब कोई प्योर सॉल्वेंट क्या कर रहा था, बॉइल कर रहा था। अब देखना हम क्या बोले, अब हम यहां पे लेके आ गए सॉल्यूशन, हम यहां पे क्या लेके आ गए, सॉल्यूशन। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बताओ जब मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो उस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, बताओ उस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर हो क्या होगा, कम या ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा या कम, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे। जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में जब किसी प्योर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। इट मींस यहां जो वेपर प्रेशर अब बन रहा होगा दे आर लेस देन 760 mm ऑफ Hg, दे आर लेस देन 760 mm ऑफ Hg, बिकॉज हमको अब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, हमको क्या है यहाँ पे अब सॉल्यूशन है। बताओ यहां तक किसी को डाउट है कि सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किए, जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किए तो जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या करेगा, 1 से डिक्रीज करेगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो यहां पे हम ये बोले, सपोज ये अब कुछ इसका बॉइलिंग पॉइंट था, टीबी ऑफ सॉल्यूशन, टीबी ऑफ सॉल्यूशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ कि वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, क्या था, वेपर प्रेशर डिक्रीज किया था, बट हमको क्या बोला कि हमें वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, हमें वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है। जब हमें वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है तो आप बताओ ये जो टेम्परेचर होगा उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, समझ आया ना। देखो हम क्या बोले, अभी यहाँ पे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। जब मेरे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था तो बॉयल कर रहा था एट 1 एटमॉस्फेयर बॉयल कर रहा था, बट मेरे पास अब क्या आ गया, सॉल्यूशन। जो ही मेरे पास सॉल्यूशन आया तो जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज करेगा, जो वेपर प्रेशर था वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यदि वेपर प्रेशर बच्चे डिक्रीज करेगा, यदि वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका ये मतलब हुआ कि वहां पे जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल कर रहा था उसको भी चेंज, उसमें क्या होगा, मे भी चेंज होगा, उसमें क्या होगा, चेंज होगा। बट उतना कुछ मत जाओ, इतना समझो कि हमें क्या बोला, यहां पे वेपर प्रेशर को 760 मेंटेन कराओ, यहां पे वेपर प्रेशर क्या करो, 760 मेंटेन कराओ। हमको पता है कि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज किया होगा बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या किया होगा, डिक्रीज किया होगा। जब ये डिक्रीज किया होगा हमें बोला क्या है, हमें ये बोला है कि इतना मेंटेन कराओ, तो हम क्या करेंगे, जो यहां पे टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे, उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इट मींस टू मेंटेन वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जब इंक्रीज किया इट मींस वो एलिवेट किया, वो क्या किया, एलिवेट किया। और जितने से इंक्रीज किया दैट इज, देखोगे ना अब इतना बोल सकते हो ना, टीबी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन टीबी ऑफ सॉल्वेंट, बताओ तो, बोल सकते हो ना, टीबी ऑफ सॉल्वेंट। अब ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट, टीबी ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो। पता इसमें किसी डाउट है, डेल्टा टीबी हम क्या लिखे, टीबी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीबी ऑफ सॉल्वेंट। इसमें किसी को डाउट है, क्यों किया ऐसा, बिकॉज जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, वो क्या किया, इंक्रीज किया, यदि वो इंक्रीज किया है तो डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डेल्टा टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दे आर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये इंक्रीज किया था। क्यों इंक्रीज किया था? ताकि हमको वेपर प्रेशर 760 क्या करना है? मेंटेन करना है। क्या करना? वेपर प्रेशर 760 क्या करना? मेंटेन करना। आप लोग लिखो, पहले आप लोग लिखना when a non volatile solute, पहले लिखो इस चीज को लिखना, when a non volatile solute gets dissolved, when a non volatile solute gets dissolved in pure solvent, gets dissolved in pure solvent, vapor pressure in solution, vapor pressure in solution decreases, vapor pressure in solution decreases, therefore to maintain the same vapor pressure, as in pure solvent, to maintain the same vapor pressure as in pure solvent, boiling point of solution increases, and the difference between, आगे लिखो, and the difference between boiling point of solution and boiling point of solvent, and the difference between boiling point of solution and boiling point of solvent, difference between boiling point of solution and boiling point of solvent is called elevation in boiling point, लिखना ब्रैकेट में डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ब्रैकेट में लिखना डेल्टा टीवी। ठीक है, तो अब इस चीज को लिखो, है ना, टीवी है 760 है, सॉल्यूशन था तो हमको 760 मेंटेन करना है। जब मेंटेन करना है तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? ज्यादा है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा टीवी इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। यहाँ तक लिखो पहले जल्दी से, यहाँ तक जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट कर लिए? डेल्टा टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखना, यदि हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करें, तो देखो क्या होगा, ग्राफ कैसे होगा। देखो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, दैट इज जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग टेम्परेचर। अब देखो हम क्या बोले, हमको जो है ना वेपर प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज 760 mm ऑफ Hg ये मेंटेन करना है। वेपर प्रेशर हमको 760 क्या करना है? मेंटेन करना है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम दो लाइन है ना, दो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कर्व है, ये कर्व होता है प्योर सॉल्वेंट का, और ये होता है सॉल्यूशन का। ये किसका है? सॉल्यूशन का। तो अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखना, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का ये क्या है? ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग, दैट इज टीवी ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? टीवी ऑफ सॉल्वेंट। और सेम वेपर प्रेशर के लिए ये लाइन किसका है? सॉल्यूशन का। क्यों? समझना, ये हम क्यों बोले सॉल्यूशन, समझना। हम यहाँ लिखे टीवी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखे? टीवी ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉमन सेंस की बात है कि 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर मेंटेन करना है, 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर मेंटेन करना है, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? हम बता रहे ना कि 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन करवाने के लिए हमें सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, जो बॉइलिंग पॉइंट था, उसको इंक्रीज करना पड़ा था।
ये क्या था, इंक्रीज करना पड़ता है। दैट इज दिस वन इज फॉर सॉल्यूशन एंड दिस वन इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दे आर कॉल्ड डेल्टा टीवी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। देखो डिफरेंस है किसका, सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का। इन चीजों को आप माइंड रखना कि जो डिफरेंस होता है किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करो, सिंपल सा ग्राफ है, बहुत ज्यादा तुम दिमाग लगाना है। ये सॉल्वेंट का है क्योंकि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो कम था एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो कम था किससे, सॉल्यूशन से। इस करके ऐसा आपको आ रहा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करो, जल्दी से ग्राफ को ड्रॉ करो, ठीक है, ओके। देख लीजिए ग्राफ हो गया। फर्स्ट सॉल्वेंट फॉलोड बाय सॉल्यूशन, 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन किए तो जो लेस टेम्परेचर है दे आर फॉर सॉल्वेंट और जो मोर टेम्परेचर है दे आर फॉर सॉल्यूशन। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो एक चीज हम क्या बोले कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दे आर डिनोटेड बाय डेल्टा टीवी, दे आर डिनोटेड बाय डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी, अब बताओ कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो डेल्टा टीवी है वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, बिकॉज इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब समझना हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे आया नहीं आया, दे आर नॉट इन योर सिलेबस। इसका जो डेरिवेशन है उतना हमको डीप नहीं समझना है। बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में हम इतने डीप में नहीं जाएंगे कि हम लोग इसका करेंगे डेरिवेशन, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखना दैट इज डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी, डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी को हम इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि मोलैलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, ठीक है। इसलिए जो मोर प्रिकॉशंस है तो जहां पे हमको एक्यूरेट डाटा आएगा वो होता है इन केस ऑफ मोलैलिटी, इन केस ऑफ मोलैलिटी। तो हम लिखेंगे बच्चे कि जो डेल्टा टीवी है जब इस कांस्टेंट को तुम रिमूव करोगे तो यहाँ पे आएगा केवी, क्या आता है, केवी इंटू एम, इंटू एम, एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी, एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी। तो हम बोलोगे ना डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम क्या है यहाँ पे, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जो केवी है, केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आप जल्दी से इस वाले को लिखो, हम अभी केवी वाले टर्म पे आ रहे हैं, आप जल्दी से इसको लिखो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाले टर्म पे हम लोग आ रहे हैं, तो इसको जल्दी से लिखो। अब देखना कभी कभी ना बोर्ड में पूछेगा डिफाइन, डिफाइन केवी, डिफाइन केवी। आप लोग ना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब कभी भी किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हमको डिफाइन करना होता है, जब कभी भी हमें किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है देन हम क्या करते हैं, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसको 1 कर दो। दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बिकम्स, molar elevation constant becomes elevation in boiling point when we have 1 molar solution, when we have 1 molar solution। तो आप लिखना molar elevation constant becomes, molar elevation constant is करो, molar elevation constant is elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point when we have 1 molar solution, when we have 1 molar solution, when we have 1 molar solution, when you have 1 molar solution। अब देखो when we have 1 molar solution, अब देखना इसको डिफाइन कर लिया। अब केवी का वैल्यू क्या होता है, कभी कभी आता है,
कभी कभी आएगा, उतना तो कभी आएगा, ज्यादा डीप तो आएगा नहीं। के वी इक्वल टू होता है आर टी वी ऑफ सॉल्वेंट, आर टी वी स्क्वायर एम डब्ल्यू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ओवर डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये डाटा है, कैसे आया नहीं आया, दे आर नोट इन आवर सिलेबस, बस इको सारे कभी कभी आपको क्वेश्चंस आ सकता है बट नहीं के बराबर ही आता है। Kv that is molar elevation constant is equal to R Tv square, जो Tv square है they are boiling point of solvent, molar weight of solvent in kg, और नीचे क्या है डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब देखना डेल्टा एच वेपराइजेशन का जो यूनिट होता है वो जूल पर मोल होगा, वो क्या होगा जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल। तो आपके अकॉर्डिंग डाटा को सॉल्व करना, और जो आर है यदि आप यहाँ पे जूल लेते हो तो आर आपको 8.314 जूल पर मोल केल्विन लेना पड़ेगा, पर मोल केल्विन लेना पड़ेगा। टीबी क्या है, टीबी ऑफ सॉल्वेंट पता है आपको, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एमडब्ल्यू दैट इज मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो हम यहाँ से वाटर का निकालते हैं, वाटर का केबी क्या होगा वो हम निकालेंगे, केबी क्या है कांस्टेंट है, केबी क्या है कांस्टेंट है, उसको हम निकालते हैं फॉर किसके, फॉर वाटर, फॉर वाटर। अब पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, देखिए। अब देखना यदि हमें है ना वाटर के लिए बोलेगा कि है ना वाटर के लिए हम क्या निकालना है, केवी निकालना है, वाटर के लिए क्या करना है केवी निकालना है। तो हमको किस किस डाटा की रिक्वायरमेंट है, तो हमें किस किस डाटा की रिक्वायरमेंट है बता सकते हो? देखो ना हमको केवी निकालना है, केवी किसके लिए वाटर के लिए, केवी किसके लिए वाटर के लिए, आर पता है आर 8.314 और टीवी ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, जो ये है आपको ये कहाँ चाहिए, ये आपको केल्विन में चाहिए, ये कहाँ पे चाहिए आपको केल्विन में। तो जो टीवी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर के लिए बोल रहे हैं, वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो कितना होगा केल्विन में 373, कितना होगा 373 का स्क्वायर इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना 0.18 ग्राम होता है यार, 18 ग्राम में कितना होगा 0.018, कितना 0.018। अब नीचे हमको चाहिए डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना बोलोगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना बोलोगे, देखो है क्या ना जो वाटर का डेल्टा एच वेपराइजेशन को आपको याद नहीं रखना है, हमको याद नहीं रखना है, वो होता है कि आई थिंक 2.257 जूल पर ग्राम होता है, जूल पर ग्राम है। यदि पर ग्राम है तो उसको हम पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखना हम क्या बोले, जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो होता है 2.257 जूल पर ग्राम, पर ग्राम। तो हम क्या बोले हमको कहां चाहिए जूल पर मोल में, तो ये किसके लिए है 1 ग्राम के लिए, किसके लिए 1 ग्राम के लिए, और 1 मोल का क्या मतलब है 18 ग्राम, कितना 18 ग्राम, तो 18 ग्राम के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 18, तो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। आइए समझ क्या बोले, देखो ये जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है दे आर ऑफ 1 ग्राम, दे आर ऑफ 1 ग्राम, हमको किसके लिए लाना है 1 मोल के लिए, लाना है फॉर 1 मोल। आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, 1 मोल इक्वल टू मोलर मास, इट मींस 18 ग्राम, किसके लिए 18 ग्राम के लिए। यहां पे हम क्या लिखेंगे 2.257 इनटू कितना 18, कितना 18, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाएगा केवी ऑफ वाटर, तो कितना होगा सॉल्व करके, सॉल्व करते हैं देखते हैं, तुम लोग भी करो, तुम लोग भी सॉल्व करो पहले, हम भी करते हैं। 8.314 into 373 into 373 into 0.01 divided by 2.257 into 18।
आई थिंक आपको यहाँ पे किलो जूल होता है, यहाँ पे बच्चे किलो जूल होगा। तो हम कंफर्म करेंगे डाटा को, एक बार डाटा हम कंफर्म कर लेंगे। आई थिंक 2.2 है ना, यदि यहाँ किलो जूल होगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पे क्या है, देखो ये किसमें है, जूल में है ना, तो यहाँ तो क्या रहना पड़ेगा, जूल लाना पड़ेगा। एक मिनट जो यहाँ पे सही है। तो यहाँ से केवी आपका आ गया 0.512, कितना आ गया 0.512। ये किसके लिए होता है, ये आपको होता है किसके लिए, वाटर के लिए। किसमें देखो आप है ना, लिखोगे यूनिट ना, क्या लिखेंगे, कैलोरी केजी पर मोल, किसके लिए, पर मोल के लिए। तो जूल इसका भी क्या है, क्या जूल है, जूल है क्या कैंसिल होगा। अब देखना इसके लिए क्या केल्विन, ये किसमें है, केजी में, ये किसमें है, केजी में, पर मोल, किसके लिए, पर मोल। ये आपका इसका यूनिट है केवी फॉर वाटर। फिर केवी फॉर वाटर आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको रट्टा नहीं लगाना, क्वेश्चन में आपको डाटा दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया कि केवी हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, केवी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बस हम वो बताने की कोशिश किए थे। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस में केवी का वैल्यू दिया रहेगा, कभी कभी आपको डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए निकालने के लिए बोल देगा, तो आप इन फॉर्मूला को याद रखो, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको जल्दी से नोट करो। ओके, ये तक के भी हम पहले बोल चुके हैं कि आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। ओके, तो केवी ऑफ वाटर है, कभी कभी है ना सीबीएसई बोर्ड में है ना पूछ देता है कि है ना आपको डाटा नहीं दिया है, केवी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पे आप इस कम से कम वाटर के लिए याद कर लो 0.512। ओके, 0.512 ये था मेरा बेसिक्स पार्ट। हम आगे मूव करते हैं। अब देखो हम लिखे अभी ना, अब एक है ना जो क्वेश्चन है लिखो, वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बोर्ड के लिए, वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कर सकते हो तुम लोग, प्रूव कर सकते हो यार। डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, इज directly proportional to molarity, that is delta TV is directly proportional to molarity। क्या होता है, मोल डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल डिजॉल्व पर केजी ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इसका मतलब है कि पर केजी मतलब 1 केजी में कितना सॉल्यूट का मोल क्या डिजॉल्व है। इट मींस हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट तो फिक्स डाटा है, सॉल्वेंट क्या है, फिक्स डाटा है, दैट इज जो डेल्टा टीवी है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, दैट इज डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, number of solute particles, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property। हम लिखाएंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखाएंगे, आप लोग बस इसको लिखो, आफ्टर देन लिख लेना कि जो डेल्टा टीवी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, hence it is a colligative property, hence it is a colligative property। क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 या 1.5 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए colligative property, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए colligative property। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में फ्रेम किए जाएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो लास्ट में, पहले इसको लिखो, इस पे डिपेंड किया, जब ये लिखे मोल पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड किया, लास्ट लिखना हैंस लिख लो, हैंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन number of solute particles, therefore it is a colligative property,
देयरफॉर इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक तो प्रॉब्लम है, ठीक है। लास्ट जो है फिर इसको हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे लास्ट पार्ट लिखना। रिलेशन बिटवीन टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डेल्टा टीवी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में हमको निकालना रिलेशन, तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, लिखो, कुछ भी नहीं करना है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, दैट इज मोलैलिटी, इंटू एम दैट इज मोलैलिटी, दैट इज डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, केवी इंटू एम, मोलैलिटी है, क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लिखेंगे, याद है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, चलो देन क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, अब देखो जो केवी है इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हो ना, क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या लिखोगे, आगे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जब इन ग्राम कर ले बच्चे, जब इन ग्राम कर ले और ऊपर क्या कर ले, 1000 कर ले, क्या फर्क पड़ता है, इन ग्राम कर ले और ऊपर क्या कर ले, 1000 कर ले, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट जहां तक हमें पता है नहीं होगा, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज मोलैलिटी, यदि आपको पता है मोलैलिटी, देन आपको इन सारे टाइप्स के फॉर्मूला को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब उसी को हम क्या किए, उसी को सॉल्व किए, इट मींस डब्ल्यू ऑफ, देखो आप बुक में ए और बी लिखा रहेगा, कोई मतलब नहीं है, डाटा लिखो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, देखो दैट इज डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा सा हम बस है ना और सिंपल लिख देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ऑफ सॉल्यूट, देखो तो इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो ना, इनटू 1000, ये कब करेंगे, जब ये क्या होगा, इन ग्राम, क्या होगा, इन ग्राम। तो आप बस क्वेश्चंस को है ना सिंप्लीफाई करना सीख जाओ, क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाओगे, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीख जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, कुछ भी नहीं करना होता है, ओके। इसको लिखो, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल एंड देन हाई लेवल। तो करिए फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। इसको लिखो इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, क्वेश्चन लिखना, देखो the boiling point of benzene is the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. When 353.23 Kelvin, आगे लिखो, when 1.8 gram, when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved, when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved, non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene,
in 90 gram of benzene, in 90 gram of benzene, in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to, the boiling point is raised to, RAISED, raised to 354.11 Kelvin. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin, 353.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of solute if Kv is equal to 2.53 Kelvin kg per mole. If K is 2.53 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole. देखो क्वेश्चन जब तक हम लिखें तब तक मेन फोकस है कि उसमें कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, ये आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि जब बोर्ड में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना तो हर प्रॉपर स्टेप का मार्क्स मिलता है, हर स्टेप का एक प्रॉपर मार्क्स मिलता है। तो आप इस चीज को भी माइंड में रखो कि कैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ताकि आपके मार्क्स कटने के कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। देखो हम क्या बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल बोला ना कि द बॉइलिंग, क्वेश्चन पढ़ो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। इट मींस बेंजीन इज एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट, बेंजीन एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट, दैट इज टीबी ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन कैसे एक्ट किया, सॉल्वेंट, इसलिए क्या लिखे, टीबी ऑफ सॉल्वेंट आपको इतना दिया हुआ है, टीबी ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, टीबी ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है। ओके, देन देखो फिर क्या है, W ऑफ सॉल्यूट कि व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा हुआ है, 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इन 90 ग्राम बेंजीन। अब देखो बेंजीन एक्ट कर रहा है ये सॉल्वेंट और डिसॉल्व किसको किया है, 1.8 ग्राम सॉल्यूट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.8 ग्राम इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट 90 ग्राम है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड टू 353.11 केल्विन। इट मींस अब जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज टू, हम पढ़े हैं किसी भी सॉल्वेंट में जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया कहां तक, 354.11 केल्विन तक इंक्रीज किया। जब ये बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज किया, इट मींस दिस वन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालने क्या बोला है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम जस्ट फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, आंसर निकलेगा आपका। तो यही है ना, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू ये क्या था, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट ये क्या था, एम ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना 1000, जब 21 में होगा ग्राम में होगा। डेल्टा टीवी निकालना होगा आपको, डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीवी ऑफ सॉल्वेंट, टीवी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन 354.11 माइनस 353.23, इसको सॉल्व करो, डेल्टा टीवी निकालो। यदि आप गौर कर पा रहे हो बच्चे तो अब देखो ना कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट था 353 था और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो 354 है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आता। इन दो डाटा में बहुत ज्यादा का फर्क आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं दे आर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, दे आर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस करके मेरे पास इतना का बहुत ज्यादा का हम चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इस करके आप क्या लिखोगे, आप इसको करो कैलकुलेट, इसको करो कैलकुलेट, आप डेल्टा टी में क्या करो, पुट करो, देन क्या करो, हर वैल्यू को पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करो, दैट इज आप लिखोगे 0.88 इज इक्वल टू केवी कितना दिया हुआ है 2.53 इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.8 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो यदि आप इसको करोगे कैलकुलेट, इसको करोगे कैलकुलेट तो क्या आने वाला है देखते हैं। अब इधर क्या कर जाओ 2.53 इंटू 1.8 इंटू
डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 90 आपको सॉल्व करके आएगा जो m ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट ना, चलो 57.5 ग्राम पर मोल, 57.5 चलो सही है, 57.5 ग्राम पर मोल। देखो डाटा यदि आप लिख पा रहे हो तो किसी भी क्वेश्चंस को करने में जहां तक मेरा थिंकिंग है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस डाटा लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से करो। ठीक है, लिख लिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन है कि ठीक है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज आपको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए। 18 ग्राम ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water. 18 gram glucose is dissolved in 1 kg of water. Dissolved in 1 kg of water. Dissolved in 1 kg of water. आगे लिखो। At what temperature will the water boil? At what temperature will the water boil? At what temperature will the water boil? Will the water boil? At what temperature will the water boil? If kV of water is 0.52, if kV of water is 0.52 Kelvin kg per mole. If kV of water is 0.52 Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole. ठीक है, करो, ट्राई करो, देखो कैसे होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। आया कुछ डाटा, कुछ आया। देखो क्या था कि क्या था क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज था क्वेश्चन, क्या था 18 ग्राम ग्लूकोज कितना था 18 ग्राम, कितना था 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज को डिसॉल्व किया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो जब डिसॉल्व किया ना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल का मीनिंग ये है बच्चे कि जब हम शुगर को वाटर में मिला दिए हैं उसके बाद अब वाटर कितने पे बॉयल करेगा। कहने का ये मतलब है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा। कहने का क्या मतलब है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है, हमको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। क्या करें, कैसे करें, सिंपल सा है, डेल्टा टीवी निकालो। डेल्टा टीवी के बाद क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वैल्यू को क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था, केवी इंटू W ऑफ सॉल्यूट ओवर क्या होता है M ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या होता है W ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या होता है ऊपर 1000, ऊपर क्या होता है 1000। यही था ना, सारा डाटा तो दिया हुआ है। डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी 0.52 इंटू W ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया है कहाँ पे W ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम, नीचे M ऑफ सॉल्यूट ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 72 प्लस 12 प्लस 18 180, वो तो याद था उसे से कर रहे थे। W ऑफ सॉल्वेंट 1 kg बोला है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है बच्चे।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देन ऊपर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000, केजी में क्यों मल्टीप्लाई करें, तो 10 हो गया, डेल्टा टीवी कितना हो गया 0.052, डेल्टा टीवी कितना हो गया 0.052, ये आया डेल्टा टीवी, ये क्या है डेल्टा टीवी। बट वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव टू कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देख डेल्टा टीवी 0.052 है, तो टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी क्या होता है, टीवी ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीवी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.052। आई होप आपको समझ आया। गलती है, यहाँ पे क्या होता है सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या होता है सॉल्वेंट, यहाँ क्या होता है सॉल्वेंट। अब देख हमको निकालना है सॉल्यूशन का, हमको किसका निकालना है सॉल्यूशन का, क्या हो जाएगा 0.052 प्लस क्या हो जाएगा टीवी ऑफ सॉल्वेंट, टीवी ऑफ सॉल्वेंट, यहां तक कर लिए, दैट इज 0.052 प्लस कितना 0.052 प्लस कितना होगा, सॉल्वेंट का होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज 373, तो आप इसको ऐड करो, दैट इज 370.052 केल्विन। देखो ना बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इतना, क्योंकि जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स डाइल्यूट नेचर देयर इज लेस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बोलो जल्दी से, कोई डाउट है, जल्दी से बोलो कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो लिखो और आगे क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहाँ पे आ जाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखते क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ब्रैकेट लिखना 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ब्रैकेट में 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ब्रैकेट में 100 डिग्री सेल्सियस बिकम्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस, becomes 100.52 डिग्री सेल्सियस, 100.52, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 100.52, तो बहुत देखो बहुत कम का डिफरेंस है, becomes 100.52 डिग्री सेल्सियस if 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, if 3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 20 ml of it, dissolved in 20 ml of it, ml that is volume लिखा होगा आपको, dissolved in 20 ml of it, dissolved in 20 ml of it, calculate the molar mass of solute, calculate the molar mass of solute, calculate the molar mass of solute if, calculate the molar mass of solute if kV of water is, if kV of water is 0.52 Kelvin kg per mole, if kV of water is 0.52, if kV of water is 0.52 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole, Kelvin kg पर मोल। चलो ट्राई करो देखो क्या होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, कि जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम इसमें क्या किए 3 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किए, तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है
अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है दे आर बिकम्स 100.25 डिग्री सेल्सियस, 100.52 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स there is difference between boiling point of solution and solvent. There is difference between boiling point of solution and solvent, and the difference is called elevation in boiling point. By the help of these data we can calculate delta TV. We can calculate delta TV. Delta TV 100.52 minus 100 that is 0.52 केल्विन लिख ले यार, ठीक है। ये आपको आ गया डेल्टा टीवी, ये क्या आपको आ गया डेल्टा टीवी आ गया। जब आपके पास डेल्टा टीवी आ गया तो हमें क्या करना है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, केवी इंटू एम। अब बच्चे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया वॉल्यूम देके, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ इट, डिजॉल्व इन 25 ml लिखा हुआ ना, 25 है ना, डिजॉल्व इन 20 ml of it, dissolve in 20 ml of it. It means volume of water हमें दिया हुआ है 20 ml, कितना दिया हुआ है 20 ml दिया हुआ है। अब बताओ जब वॉल्यूम हमको 20 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml दिया हुआ है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, बहुत बार हम बोल चुके हैं 1 ग्राम पर ml होता है, कितना होता है 1 ग्राम पर ml होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 20 है, देयरफॉर 20 ग्राम आ जाएगा, देयरफॉर 20 ग्राम आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, by the help of density and volume we can calculate the mass of solvent, that is mass of water, that is mass of water। अब चलो आगे, अब तो सारा डाटा पता है, डाटा वैल्यू करना है। डेल्टा टीवी आपको पता है 0.52 इज इक्वल टू केवी, आपको दिया हुआ है 0.52 ही दिया हुआ, आई होप यही दिया हुआ है। तो इनटू क्या होता है m, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है 20 है, ग्राम में ऊपर जाएगा 1000, m कैलकुलेट करो, m करो कैलकुलेट जल्दी से करो, मैं भी कर रहा हूँ करो। Zero point 5 इसे तो कुछ करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ तो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं बच्चे। तो ना जब ये m इधर लेके जाओगे ना तो 0.52 कट ही जाएगा, तो m बच जाएगा मेरे पास 150 ग्राम पर मोल, 150 ग्राम पर मोल। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस आपको अपना नॉलेज इन्हांस करना है। उसके लिए आप बस डाटा को लिखना शुरू करो, डाटा लिखना शुरू करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पे मेन पार्ट है डाटा को लिखना, ठीक है, डाटा को लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब एक बार और कर लेंगे ना, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उस वाले पार्ट को कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट पे और भी आएंगे, इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो आपको है ना देख के तो लग ही रहा होगा ना कि है ना फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस करना, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज करना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस करना या फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज करना इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंशन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंशन लिखना। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर एट विच solid and
द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, solid and liquid remains in equilibrium with each other, remains in equilibrium with each other called, remains in equilibrium with each other called freezing point, called freezing point or melting point, remains in equilibrium with each other is called freezing point or melting point, जहां फ्रीज कर फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखो इसको समझेंगे, पहले समझो इस मीनिंग का। देखो हम क्या बोले, मेरे पास वाटर है और यहाँ पे एक आइस का क्यूब है, यहाँ पे क्या है, एक आइस का क्यूब है। ये कंप्लीट सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये कंप्लीट सिस्टम कहाँ पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये कंप्लीट सिस्टम कहाँ पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। देखो हम क्या बोले, मेरे पास आइस का क्यूब है, मेरे पास वाटर है, इसको हम मेंटेन किए कहाँ पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किए हुए और हमें पता है कि आइस और वाटर में होता है इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस और वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इट मींस जब इक्विलिब्रियम है, इसका ये भी मतलब है कि आइस का वाटर में जाना और वाटर का बैक आइस में आना दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है, सेम रेट से हो रहा है। जब दोनों सेम रेट से हो रहा है, इट मींस जितना आइस यहाँ पे मेल्ट कर रहा होगा उतना ही वाटर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, उतना ही वाटर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, फ्रीज कर रहा होगा। इतना वाटर क्या कर रहा होगा, फ्रीज कर रहा होगा। इट मींस हम इस सिस्टम में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे। हम इस सिस्टम में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे। इट मींस जितना पहले आइस था, जितना पहले वाटर था, वो भी उतना ही होगा, वो भी उतना ही होगा। क्यों, वाटर कहाँ, आइस में, आइस कहाँ गया, वाटर में बराबर है। बट दिक्कत कब होगा, दिक्कत तब होगा जब जहां पे मेरे पास वाटर था वहां पे हम क्या लेके आ गए, सॉल्यूशन। क्या लेके आ गए, सॉल्यूशन। अब हम आइस को लेके आए, जो भी होगा टेम्परेचर बाद में करेंगे। बताओ, चलो 0 डिग्री सेल्सियस लेके आओ, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लेके आओ। अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास आ गया सॉल्यूशन। अब मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन और क्या है, आइस। मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है और क्या मेरे पास आइस है। तो अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जितना का जितना आइस था सबका सब क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि अब मेरे पास है सॉल्यूशन, अब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट नहीं है। देखो समझने की कोशिश करो, सॉल्वेंट वाटर था तो जितना वाटर फ्रीज किया उतना ही आइस क्या किया, मेल्ट किया। बट यहाँ पे सॉल्यूशन है, इट मींस यहाँ पे कुछ सॉल्यूट है। सॉल्यूट तो फ्रीज करेगा नहीं, सॉल्यूट फ्रीज करेगा नहीं। फ्रीज करना किसको है, सॉल्वेंट को। फ्रीज किसको करना है, सॉल्वेंट को। जब फ्रीज सॉल्वेंट को ही करना है तो यहाँ पे जब सॉल्यूट आ गया तो सॉल्यूट क्या करेगा, जो वाटर फ्रीज कर रहा था उसके पोटेंशियल को कम कर देता है, उसके पोटेंशियल को कम करता है। इट मींस हम क्या बोले, अभी भी देखो आइस तो भी प्योर फॉर्म में, आइस अब भी मेल्ट कर रहा होगा बट वाटर कम फ्रीज कर रहा होगा, वाटर फ्रीज कम कर रहा होगा। इस करके हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो वहां पे डिफरेंस था, सॉरी जो भी आइस था वो सारा का सारा क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। वो सारा का सारा क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। कोशिश देखो, हम क्या बोले, सपोज इस तरफ आइस रखा हुआ था और इस तरफ वाटर रखा हुआ था। इस तरफ क्या रखा हुआ था, वाटर रखा हुआ था। हम क्या बोले, जितना आइस वाटर में गया उतना ही वाटर कहां पे आया, आइस में आया। जितना आइस वाटर में गया उतना ही वाटर कहां पे आया, उतना ही वाटर कहां पे आया, आइस में आया। जितना आइस वाटर में गया उतना ही वाटर कहां पे आया, आइस में गया। इट मींस इस दोनों में हम 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ बोथ आइस एंड वाटर इज सेम। द पोटेंशियल ऑफ बोथ आइस एंड वाटर इज सेम। बट समझना आप अच्छे से। अब हम क्या बोले, यहां पे अभी आइस है और यहां पे क्या आ गया, सॉल्यूशन। यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास सॉल्यूट है और मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। बताओ, जब मेरे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो आइस अब भी उसी पोटेंशियल से या उसी रेट से जा रहा होगा, क्योंकि आइस अभी प्योर फॉर्म में है। बट जो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल है। वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इस करके हम ये बोलेंगे कि जो इधर से आने का रेट कम हो गया होगा, किसका, जो सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा था, जो सॉल्वेंट यहां से आइस में आ रहा होगा उसका नंबर कम हो गया। यदि उसका नंबर कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि सारा का सारा आइस क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। बट हमें क्या बोला है, इसके बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन करो। इसके बीच क्या करो, इक्विलिब्रियम क्या करो, मेंटेन करो। यदि इसके बीच हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है,
जो फिनोमेना यहाँ पे था उसी को यहाँ पे लाना है, बिकॉज दिस फिनोमेना इज टेक्स प्लेस अंडर सम वेपर प्रेशर, अंडर सम वेपर प्रेशर। उसी वेपर प्रेशर को हमें यहाँ मेंटेन करना है, वेपर प्रेशर मेंटेन करना है। बट यहाँ पे क्या आ गया था, सॉल्यूशन। क्या आ गया था, सॉल्यूशन। हमको उसी प्रोसेस को मेंटेन करना है, इस प्रोसेस को लेके आना है। इट मींस इसके बीच हमको इक्विलिब्रियम को लेके आना है। हम क्या बोले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था। सॉल्यूट तो क्या करेगा, सॉल्वेंट को इधर जाने से क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब सॉल्वेंट को इधर जाने से डिस्टर्ब करेगा, इट मींस अब मेरे पास इक्विलिब्रियम नहीं है, हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। सपोज हम क्या बोले, ये प्लेस था एट टीएफ ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये सब कहां हो रहा था, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ हम क्या बोले, हमको वेपर प्रेशर मेंटेन करना है, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। यदि हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो हम क्या बोले, आइस अब भी उतना ही आ रहा होगा, बट जो यहां से सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट इधर जा रहा था उसका नंबर कम हुआ है। यदि उसका नंबर कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम तो हम क्या बोले, हमको चाहिए कि और भी सॉल्वेंट क्या करे, फ्रीज करे, ताकि इक्विलिब्रियम क्या हो, मेंटेन करो। यदि हम चाहेंगे कि और भी मेरे पास जो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो और भी फ्रीज करना स्टार्ट करे, दैट इज जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन था उसको डिक्रीज होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। आए समझ कुछ की नहीं, देखो बस हम ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, इतना कुछ आपके है ना बुक में लिखा हुआ नहीं है, बस ट्राई की कि आपको समझ आए। देखो हम क्या बोले, इनिशियली आइस वाटर इक्विलिब्रियम पे था 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके पास कुछ वेपर प्रेशर था, इसके पास कुछ वेपर प्रेशर था, ओके। तो उस पॉइंट पे इसके बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन था, उस पॉइंट पे क्या था, इसके बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब हम क्या किए, जहां पे मेरे पास वाटर था वहां पे लेके क्या आ गए, सॉल्यूशन। जहां पे मेरे पास वाटर था वहां पे क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब देख, जब वहां पे सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रीज कर रहा था उसका नंबर कम हो जाएगा, उसका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि उसका नंबर कम हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब वहां पे सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, डिस्टर्ब होगा। यदि ये सब डिस्टर्ब हो रहा है, हमको क्या बोला, इक्विलिब्रियम मेंटेन कराओ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करा। तो हम क्या किए, हम जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको और भी कम कर दिए, उसको क्या किए, और भी कम कर दिए। जब फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम करेंगे, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था वो ज्यादा फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। यदि वो ज्यादा फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इट मींस उसके बीच क्या बन गया, इक्विलिब्रियम, उसके बीच क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इट मींस मैं फिर से जो प्रोसेस था वो फिर से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको कब किए, जब मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या किया, डिक्रीज किए। क्या करा है, डिक्रीज किए, ताकि मेरा फिर से जो इक्विलिब्रियम था वो फिर से क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, ठीक है। आप पहले से इस ना डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम दिखाते हैं पॉइंट, ठीक है। मीनिंग क्या है कि जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा किससे, सॉल्यूशन से। किससे, सॉल्यूशन से। देखो सिंपल सा एग्जांपल है बच्चे, सिंपल सा एग्जांपल। आप इन चीजों का यदि हम डे लाइफ में क्या है, तो सपोज आप वाटर को रखे है ना फ्रीजर में, फ्रीज में, और रखे आप इसको जूस को रखे, पहले कौन फ्रीज करेगा, वाटर या जूस, वाटर पहले फ्रीज कर जाता है और जो जूस है वो बाद में फ्रीज करता है। इसका ये मतलब है कि जो जूस था उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, दैट इज यदि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है तो जो जूस था दे मे बी आइदर फ्रीज एट -1, -2, -3 डिपेंड ऑन द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द जूस पार्टिकल्स, या जूस में जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। आए समझ क्या बोले, देखो सिंपल सा फंडा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू। यदि इतना कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल से इतना याद रखना कि किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। इट मीन्स यदि मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसमें किसी सॉल्यूट को क्या किया, हम डिजोल्व कर दिए। जब हम किसी सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिए बना सॉल्यूशन, और जो बना सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स इस दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम क्या बोले, समझो हम क्या बोले, TF ऑफ सॉल्यूशन और TF ऑफ सॉल्वेंट, TF ऑफ सॉल्वेंट। हम क्या बोले, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है
वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया था बच्चे ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज किया था, ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। क्या बोले, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या किया, डिक्रीज किया। दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। तो पीछे आप देख रहे होगे ना, पीछे हम डेल्टा टीवी के थे, डेल्टा टीवी क्या था, टीवी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीवी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, टीवी टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। जो प्रोसेस डेल्टा टीवी में था वही प्रोसेस क्या है, डेल्टा टीएफ में भी है। दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। यहाँ पे भी सेम लॉजिक से आप हर चीज करोगे। तो केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां पे क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था। ये क्या आ गया, केएफ, ये आपको क्या आ गया, केएफ। ओके, अब देखो एम क्या है, मोलरिटी, और डेल्टा टीएफ क्या है, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लिखे थे ना केवी का वैल्यू, यहाँ क्या लिखोगे, केएफ आर टीएफ स्क्वायर किसका, सॉल्वेंट का, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, इन केजी, किसका, सॉल्वेंट का। पीछे क्या लिखोगे, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। जो फॉर्मूला वहां पे था वही फॉर्मूला यहाँ भी आएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली क्या है, सब कुछ जहां पे केएफ था बस वहां पे केवी आ गया। और केएफ ऑफ वाटर, केएफ ऑफ वाटर था 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केवी कितना था 0.52, वैसे क्या होगा, केएफ ऑफ वाटर कितना होगा 1.86 केजी केल्विन पर मोल। एग्जैक्टली सेम चीज है, बस हल्का सा बस प्रॉपर्टी चेंज है और ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको करना नहीं है, हल्का सा बस चेंज है। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, तो वहां पे लिखे थे ना कि आपको क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट, इसको लिखो जल्दी, इसको लिखो, इसको लिखो, लिखो प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसको करोगे खुद से, ठीक है, इसको करोगे खुद से। और एक हम वहां भी कहते ना कि रिलेशन बिटवीन, आगे लिखो क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड find relation between depression in freezing point and find relation between depression in freezing point and molar mass of solute and molar mass of solute। कितना यार, एग्जैक्टली सेम ही करना है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या हो जाएगा, एम ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि हम ग्राम लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 और कुछ नहीं करना होता है। वहाँ पे केएफ था, यहाँ पे केवी है, लॉजिक एग्जैक्टली सेम ही होता है, लॉजिक आपको एग्जैक्टली सेम ही चलेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप है ना एक बार फिर से लिख कर लेना, जो हम जैसा कहते हैं ना जहाँ पे केवी वाला टर्म था और जो केआर वाला टर्म है, दोनों से सेम लॉजिक चलेगा, आप उसको एक बार ड्राइव करो खुद से। ठीक है, ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट, या टी करो फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम क्या बोले, इनिशियली मेरे पास सॉल्वेंट था, इनिशियल मेरे पास क्या था, सॉल्वेंट था, जो कि आपको बोलोगे ना कि बोलोगे मेरे पास आइस था, मेरे पास क्या था, वाटर था। तो आइस और वाटर में मेरे पास क्या था, इक्विलिब्रियम, मेरे पास क्या था, आइस और वाटर में क्या था, इक्विलिब्रियम था। इट मींस इक्विलिब्रियम कब था, 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ था, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो हम क्या बोले, ये आपको है ना है ना, सपोज प्योर सॉल्वेंट है और मेरे पास ये है ना सॉइल, ये आइस था, वाटर दोनों होते, हम वाटर के लिए थे ना, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे आइस है। थोड़ा सा देखो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्यों किए, क्योंकि दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो डिफरेंट होगा, इसके लिए बोले। अब देखना ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे है इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम।
बोलोगे इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है टीएफ ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट क्या है, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट क्या है, टीएफ ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो हम क्या बोले, इनिशियली ये कंडीशन था जहां पे वाटर और आइस के बीच इक्विलिब्रियम था एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन, द टेम्परेचर एट विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्ट, है ना, इक्विलिब्रियम किसके बीच, मेरे पास जो भी सॉलिड और लिक्विड है जो उसके बीच क्या इक्विलिब्रियम, जिस टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इनिशियली क्या बोले, इस पॉइंट पे क्या था, इनके बीच इक्विलिब्रियम था। अब आ गया सॉल्यूशन, अब क्या आ गया, सॉल्यूशन। जब आया सॉल्यूशन तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था। हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराए थे बाय द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय द हेल्प ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। जिस पॉइंट पे देखो, मतलब इस पॉइंट पे आके फिर से क्या हो गया, फिर से आके हो गया इक्विलिब्रियम किसके बीच, आइस और सॉल्यूशन। ये किसका लाइन है, ये किसका लाइन है। अब फिर से बोलोगे ये पीछे क्यों है, बिकॉज सेम वेपर प्रेशर पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा से किससे, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन। तो ये किसका लाइन है, ये किसका पॉइंट है, ये किसका है, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका है, टीएफ ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्वेंट ज्यादा है और जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कम है। इट मींस ये जो बीच का लाइन है दे आर डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप ग्राफ में ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो हम क्या बोले, इनिशियली वाटर और आइस के बीच क्या था, इक्विलिब्रियम था। इस पॉइंट पे क्या था, इक्विलिब्रियम था। बाद में आ गया सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। फिर से हम पे क्या बोले, हम फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या किए, अचीव करवाए। जब फिर से इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उस पॉइंट पे जो फ्रीजिंग पॉइंट था दे आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दे आर डेल्टा टीएफ, दैट इज difference in freezing point of solution and pure solvent. Okay, pure solvent, this is called delta TF, this one is called delta TF. तो देखो कभी कभी आपको बोलेगा ना इसका कॉमन लाइफ में क्या यूज है, इसका कॉमन लाइफ में क्या यूज है, हम इस पे और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप इतना तो बोल सकते हो ना, आप इतना बोल सकते हो बच्चे कि समझो, देखते हो ना कोल्ड कंट्री में है ना, जो होता है कार का जो रेडिएटर उसमें वाटर फिल होता है। जो कार के है ना क्या होता है, रेडिएटर में कार का होता है जो रेडिएटर उसमें क्या वाटर होता है। तो कोल्ड कंट्री में ना क्या होता है, टेम्परेचर मोस्टली 0 से कम होता है। जब मोस्टली 0 से कम होता है तो क्या होगा, पानी फ्रीज कर जाएगा। यदि पानी फ्रीज करेगा तो गाड़ी स्टार्ट होगा ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसमें कोई डालते हैं सॉल्यूट, इसमें वाटर में। अभी हम जस्ट पढ़े कि जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था। जब उसको हम क्या बना रही है सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उसमें एक प्रॉपर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या करे, डिक्रीज करे। दैट इज यदि वो 0 पे फ्रीज करा था अब 0 पे नहीं करेगा, -2 पे करेगा, -3 -5 पे करेगा। तो मेरा मेन एम क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ सम एप्रोप्रिएट सॉल्यूट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस करके जो कोल्ड कंट्री है वहां पे, ताकि जो कार के है ना, जो कार का रेडिएटर है उसमें जो भी पानी है वो क्या करे, फ्रीज ना करे, फ्रीज ना करे। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। वो इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीजर होता है। हम इस पे डिस्कस और भी डिटेल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।